नमस्कार, वक्त हो चला है खबर को समझने का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। सियासत का पहिया किस समय किस दिशा में घूम जाए कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सियासत हमेशा सहूलियत के हिसाब से चलती है। तकरीबन हफ्ते भर बाद बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। इन 2 सीटों पर जीत हार से सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये दोनों सीट सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए साख का सवाल है। इसलिए दोनों पक्ष से पूरा जोर लगाया जा रहा है। मोकामा के सियासी मैदान का असल मिजाज अब देखने को मिल रहा है। बनते बिगड़ते रिश्तों का सियासी बिंब साफ साफ देखा जा सकता है। कल तक जो सियासी अखाड़े में धुर विरोधी थे, वो आज एक दूसरे के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में मुंगेर से ललन सिंह को जिस नीलम देवी ने कड़ी टक्कर दी थी, अब उसी नीलम देवी के लिए ललन सिंह मोकामा में पसीना बहा रहे हैं और जीत की ताल ठोक रहे हैं। आपका यहाँ पे आना माना जा रहा है कि टर्निंग पॉइंट है मोकामा के विधानसभा उपचुनाव के लिए। टर्निंग पॉइंट क्या है? लोग यहाँ का मन बना के बैठे हुए हैं। लोग महागठबंधन के साथ हैं। हम तो आ गए। अब यहाँ की लड़ाई कितने मार्जिन के से जीतेंगे, अंतर कितना होगा, इस पर लड़ाई। सियासत का पहिया कब घूम जाए कहा नहीं जा सकता। 2020 के विधानसभा चुनाव और मौजूदा सियासी सिनेरियो में जमीन आसमान का फर्क है। तब बीजेपी जेडीयू साथ थे और अब जेडीयू और आरजेडी साथ है। लिहाजा मोकामा में महागठबंधन के नए स्वरूप की असली परीक्षा है। बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे गार्जियन हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और लोग बोल रहे हैं कि मुकाबला बहुत टफ है, भाजपा के लोग भी दावा कर रहे हैं। बोलने दीजिए, अब बोलने के लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बोलने दीजिए, 6 नवंबर को पता चल जाएगा। मोकामा के दंगल में बीजेपी अब तक अकेले दम पर पताका नहीं लहरा पाई है। लिहाजा बीजेपी के लिए भी मोकामा की सीट साख का सवाल है। हालांकि जीत के दावे बीजेपी भी ठोक रही है। एकदम यहाँ एनडीए की जीत होगी, यहाँ कमल खिलेगा। मोकामा का चुनाव या उपचुनाव यहाँ की जनता लड़ रही है। जहाँ जनता स्वयं चुनाव लड़ने लगे उस समय समझिए कि जीत सुनिश्चित है, कमल खिलेगा। दरअसल मोकामा और गोपालगंज सीट पर 3 नवंबर को उपचुनाव होना है। इसको लेकर राजनीतिक जोर आजमाइश तेज है। यहाँ सीधा मुकाबला बीजेपी और आरजेडी के बीच है। महागठबंधन की प्रत्याशी बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम सिंह मैदान में है, तो बीजेपी ने सोनम देवी पर दाव आजमाया है। मोकामा से न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए। आनंद सिंह को कोर्ट ने AK-47 बरामदगी के मामले में 10 साल की सजा सुना दी है और इसके बाद अनंत सिंह की सदस्यता भी चली गई। इसलिए मोकामा सीट पर यह उपचुनाव हो रहा है। 2005 से अनंत सिंह लगातार यहां से जीतते आ रहे हैं। बाहुबली अनंत सिंह और ललन सिंह की अदावत की चर्चा हमेशा से होती रही है, लेकिन अब सियासत की दिशा बदल चुकी है। अब आरजेडी और जेडीयू दोनों साथ साथ हैं। ललन सिंह महागठबंधन की उम्मीदवार और अनंत सिंह की पत्नी के लिए मोकामा में चुनाव प्रचार करने के लिए भी पहुंच गए हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में इसी मुंगेर सीट से ललन सिंह को नीलम देवी ने कड़ी टक्कर दी थी। मोकामा में शुरू से बाहुबलियों की धमक रही है। इस बार मोकामा में 2 बाहुबलियों की पत्नी आपस में टकरा रही हैं। यहाँ जीतता वही है जिसके पास धन, बल और बाहुबल है। इस बार बीजेपी से सोनम देवी उम्मीदवार बनाई गई हैं, जो बाहुबली ललन सिंह की पत्नी है। ललन सिंह सूरजभान सिंह के रिश्तेदार हैं। 6 नवंबर को मोकामा के नतीजे आएंगे और उस नतीजे में देखना होगा कि कौन इस बार किस पर भारी पड़ता है। बढ़ते आगे, प्रशांत किशोर का दावा है कि 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सहयोग से जन सुराज अभियान चल रहा है और आगे क्राउड फंडिंग से बड़ा मंच तैयार होगा। पश्चिम चंपारण में प्रशांत किशोर ने कहा कि पिछले 10 सालों में जिन नेताओं के लिए काम किया, उनमें से 6 अभी मुख्यमंत्री हैं और वे ही जन सुराज अभियान के लिए शुरुआती मदद कर रहे हैं। और अब क्राउड फंडिंग का एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है, जिसमें बिहार के लोग
भी योगदान कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि 13 करोड़ की आबादी में से अगर 2 करोड़ लोग भी 100 रुपए देंगे तो 200 करोड़ का फंड तैयार होगा और जनता के पैसे से जन सुराज अभियान चलेगा। तो आप ये समझिए कि हमारे साथ अगर 6 मुख्यमंत्री हैं पूरे देश के, थोड़ा थोड़ा भी मदद करेंगे तो हमारा काम चल जाएगा, इसलिए उसकी जरूरत नहीं है। दूसरा, जब पार्टी बनेगी तो उसकी फंडिंग के लिए क्राउड सोर्सिंग का देश का सबसे बड़ा अभियान मैं शुरू कर रहा हूं, जिसमें लोग, बिहार के लोग छोटा योगदान देकर इस पूरे प्रक्रिया को फंड कर पाएंगे। आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, अगर 2 करोड़ बिहार के लोग, 13 करोड़ लोग रहते हैं यहाँ पे, 2 करोड़ लोग 100 रुपए दे दे तो 200 करोड़ रुपए हो गया। जरूरत इस बात की है, चूंकि यहाँ पर कोई ऐसा टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप 100 रुपया ईमानदारी से बैंक में डाल पाए किसी पार्टी के, वो व्यवस्था मैं खड़ा कर रहा हूँ। जब पार्टी बनेगी उससे बहुत पहले इस अभियान को शुरू करेंगे। और अब आप खबर तो समझिए, प्रशांत किशोर एक सफल चुनावी रणनीतिकार रहे हैं। पीके ने पीएम मोदी से लेकर सीएम नीतीश कुमार तक के लिए काम किया है और अब पीके बिहार में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। जन सुराज यात्रा के जरिए पीके बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं। कई बार सवाल उठाया जाता है कि पीके को यात्रा के लिए कहां से फंडिंग हो रही है। ऐसे में पीके ने खुलासा कर दिया। उन्होंने बताया कि जिन मुख्यमंत्रियों के लिए उन्होंने काम किया था वो उनकी मदद कर रहे हैं। देश के 6 मुख्यमंत्रियों की मदद पीके को मिल रही है। पीके का यह भी दावा है कि अब वो पब्लिक फंडिंग का रास्ता भी खोलेंगे। पब्लिक फंडिंग के जरिए वो जन सुराज यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। पीके यानी प्रशांत किशोर के दावे के बाद एक बार फिर से बिहार की राजनीति गरमा सकती है। बढ़ते हैं आगे। 15 अक्टूबर को छठ घाट के निरीक्षण के दौरान सीएम नीतीश कुमार को चोट लग गई थी। सीएम ने खुद आज इसका खुलासा कर दिया। आज सड़क मार्ग से गंगा घाट का निरीक्षण करने निकले सीएम नीतीश कुमार ने उस दिन के घटना की जानकारी दी। सीएम नीतीश कुमार ने बताया कि उस दिन उन्हें पेट और पैर की उंगली में चोट लगी थी। 15 अक्टूबर को सीएम की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई थी। आज उसकी तस्वीर देख लीजिए। सीएम नीतीश कुमार के पेट में लगे इस घाव को देखिए। ये वही चोट है जो गंगा घाटों का निरीक्षण करते समय स्टीमर के जेपी सेतु से टकराने से लगी थी। देखिएगा क्या तो बिल्कुल। अरे मुख्यमंत्री जी को जो चोट लगा था सर चोट सब छोड़िए ना भाई, तो चोटवा लगा हुआ है इसलिए आगे नहीं ना बैठ रहे हैं हम, यही लगा नहीं सकते लोग। उसी दिन यानी 15 अक्टूबर को न्यूज 18 बिहार झारखंड ने सबसे पहले सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में चूक की खबर दिखाई थी। हमने सबसे पहले बताया था कि सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में चूक हुई है और सीएम को हल्की चोट लगी है, लेकिन प्रशासन ने ऐसी खबरों का खंडन किया था। अधिकारी कहते रहे कि सीएम को कोई चोट नहीं लगी है, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने खुद पेट और पैर में लगी चोट को दिखाकर न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगा दी। लेकिन अब ये है कि जो जा रहे थे ना, आप उधर बाई रोड ही हमको जाना पड़ रहा है। उधर कोई अच्छा नहीं है, पहले बहुत अच्छा रहता था, एक एक चीज को देखते रहते थे और उस दिन टक्कर काट दिए। अब बताइए, तो आज तक हम लोग 6 से घूम रहे हैं, ये पहला बार न हो गया। तो खैर हम आज भी कहे कि आज हम चलेंगे कुछ जगह पर, देखेंगे हम बाई रोड ही जाकर के देखेंगे। अभी घाव ठीक है मुख्यमंत्री जी आप? नहीं, घाव देखिए वो नहीं है, मतलब इसको बचाना है ना, ताकि अंदर कुछ नहीं हो जाए। अब पैर वाला भी अभी भी है थोड़ा, इसलिए थोड़ा सा सचेत रहना है, बाकी कोई बात नहीं। अब सवाल है कि प्रशासन ने चोट की खबरों का खंडन क्यों किया था? क्या प्रशासन के लोग अपनी नाकामी छुपाने के लिए झूठ बोल रहे थे? इससे भी बड़ी बात यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में चूक की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले कई घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें बक्सर के डुमरांव में सीएम की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक भी शामिल है। सवाल है कि जिनके भी ऊपर सीएम नीतीश की सुरक्षा का जिम्मा है, वो पिछली घटनाओं से सबक क्यों नहीं लेते? न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए। सीएम नीतीश कुमार हर साल पटना के छठ घाटों का निरीक्षण करते हैं, वहां की तैयारियों का वो खुद ही जायजा लेते हैं। छठ से पहले 2-3 बार गंगा घाटों का निरीक्षण खुद सीएम नीतीश कुमार करते हैं। छठ की तैयारियों को लेकर सीएम नीतीश कुमार हमेशा से ही संजीदा रहते हैं।
15 अक्टूबर को नीतीश कुमार छठ घाटों का निरीक्षण करने के लिए गए थे और तभी उनका जो स्टीमर था वो जेपी सेतु से टकरा गया था। लेकिन तब अधिकारियों ने सीएम को लगी चोट को छुपा लिया था। सवाल है कि तब अधिकारियों ने सीएम की चोट पर लीपापोती आखिर क्यों की थी और अब खुद सीएम ने जख्म दिखाकर अधिकारियों की पोल खोल दी है। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है जब सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में कोई चूक हुई हो। नीतीश के करीब 17 साल के कार्यकाल में 7 बार से ज्यादा सुरक्षा में चूक हो चुकी है। मई 2012 सेवा यात्रा के दौरान बक्सर के चौसा में सीएम के काफिले पर हमले की कोशिश की गई थी। 2016 में भी जनता दरबार में एक युवक ने मुख्यमंत्री पर चप्पल उछाल दिया था। 2018 में बक्सर के नंदन गांव में सीएम के काफिले पर पत्थर फेंक दिए गए थे। 2020 विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश कुमार मधुबनी के हरलाखी हमले की कोशिश हुई थी और वहीं 27 मार्च 2022 में भी बख्तियारपुर में एक युवक ने सीएम की सुरक्षा में सेंध लगा दी थी। तो ऐसे में सवाल अब यही बनता है कि आखिर अधिकारी जिन पर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो अपनी पुरानी घटनाओं से सीख आखिर क्यों नहीं लेते हैं। बढ़ते हैं आगे। पटना में छठ को लेकर घाटों की तैयारी अंतिम चरण में है। जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम घाटों पर हर सुविधाओं को लेकर तैयारी में लगी है। ऐसे में जिला प्रशासन ने खतरनाक घाटों की सूची भी जारी कर दी। 16 खतरनाक घाटों की सूची जारी की गई है। जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। छठ को लेकर के घाटों की तैयारी जो है वो अंतिम चरण में है। जिला प्रशासन और नगर निगम पूरी तरह से जुटा हुआ है कि छठ को लेकर के व्रतियों को हर सुविधाएं मिले, इसे लेकर के छठ घाटों की तैयारी की जा रही है। लेकिन साथ ही जिला प्रशासन ने उन घाटों की सूचना जारी कर दी है जो खतरनाक है। आपको बता दें कि 16 ऐसे घाट छठ को लेकर के नगर निगम और जिला प्रशासन ने वो घोषित किया है जो पूरी तरह से खतरनाक घाट जो है वो घोषित किए गए हैं। और इन घाटों की अगर बात करें जहां हम खड़े हैं, ये है बांस घाट जहां पे छठ पूजा बिल्कुल नहीं हो सकती और यहाँ पे जैसा कि तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी तरह से जिला प्रशासन ने निषिद्ध किया हुआ है कि यहाँ पे छठ घाट के लिए ना पहुंचे क्योंकि यह खतरनाक घाटों की सूची में शामिल है। ऐसी अगर बात करें कि जो व्रती छठ करना चाह रहे हैं उनके लिए जानना जरूरी है कि कौन से घाट जो हैं वो खतरनाक है। जिला प्रशासन ने जो सूचना जारी की है उसके मुताबिक नारियल घाट, जेपी सेतु का जो पूर्वी घाट है, बांस घाट, कलेक्ट्रेट घाट, महेंद्रू घाट, टीएन बनर्जी घाट, अंटा घाट, अदालत घाट, मिस्री घाट, टेढ़ी घाट, गडेरिया घाट और नूरुद्दीनगंज का जो घाट है वो है बरहरवा घाट, महाराज घाट और कंटाही घाट जो है वो घाट इसमें शामिल है। साथ ही गुरु गोविंद सिंह कॉलेज का जो घाट है जिसे किला घाट भी कहते हैं वो पूरी तरह से खतरनाक घाटों की सूची में शामिल किया गया है। और यहाँ पे आपको घाटों की सूची खतरनाक इसलिए शामिल किया गया है कि यहाँ पे जो अप्रोच पथ है, यहाँ पे जो पानी है और यहाँ पे जो गड्ढे हैं वो खतरनाक है। और यहाँ पे जिला प्रशासन के अनुसार कोई भी छठ व्रती जो है अपने परिवार के साथ यहाँ पे नहीं पहुंचे क्योंकि ये खतरनाक घोषित हो सकता है। इन 16 घाटों के अलावा पटना में जो भी घाट हैं वो सुरक्षित घाट हैं और वहीं जाकर के छठ पूजा करें और छठ पूजा करने के बाद घर लौटें। जिला प्रशासन तमाम सुविधाएं उन सुरक्षित घाटों पर ही दे रही है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। और अब आप खबर तो समझिए, छठ बिहार का सबसे बड़ा महापर्व है जिसे लोक आस्था का महापर्व भी कहा जाता है। महापर्व छठ मनाने के लिए देश दुनिया से लोग अपने घर आते हैं। छठ प्रकृति लोक आस्था का त्योहार है, साफ सफाई का त्योहार है। लोग इसमें नदी, तालाब, घाटों पर जाते हैं और सूर्य की आराधना करते हैं। और घाट यदि ठीक से तैयार ना हो तो खतरे काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। हर साल छठ घाट गंदगी से भरे होते हैं। ऐसे में छठ व्रती और श्रद्धालुओं को मुश्किलों से हर बार 2-4 भी होना पड़ता है। इस साल भी बहुत से छठ घाट तैयार नहीं किए जा सके हैं। ये हाल तब है जबकि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद छठ घाटों को लेकर के काफी ज्यादा सजग रहते हैं। खुद मुख्यमंत्री छठ घाटों का निरीक्षण करते हैं। चूंकि कई साल छठ घाटों पर हादसे भी हो चुके हैं, इसलिए पटना वासियों के लिए कुछ जानकारी बेहद जरूरी है।
पिछले साल पटना के 12 घाट को खतरनाक घोषित किया गया था, लेकिन इस बार 16 घाट पटना में खतरनाक घोषित कर दिए गए हैं। छठ घाटों पर सामान्य से करीब 55 सेंटीमीटर से अधिक जलस्तर रहने का अनुमान है। हर साल पानी के जलस्तर बढ़ने से प्रशासन के लिए यहां पर दिक्कतें आती हैं, क्योंकि छठ घाटों पर व्रतियों के बैठने और पूजा करने के लिए प्रशासन को बेहतर इंतजाम करना जरूरी होता है। बढ़ते हैं आगे। रांची में छठ महापर्व की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी के कई छठ घाटों का जायजा लिया तो प्रशासनिक अमला भी रेस हो गया है। रांची में छठ महापर्व की तैयारी जोर पकड़ने लगी है। रांची नगर निगम के कर्मचारी छठ घाटों को साफ करने में दिन रात जुटे हुए हैं। इन्हीं घाटों पर जल्दी अस्ताचलगामी और उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ेगा। इसलिए खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन छठ घाटों के हालात का जायजा लेने के लिए निकल पड़े। वो कांके से लेकर हटनिया तालाब तक गए और अफसरों को साफ सफाई के अभियान में तेजी लाने का निर्देश दिया। और इसको लेकर छठ घाट सरकारी तौर पर भी व्यक्तिगत तौर पर भी उसका साफ सफाई किया जाता है। आज उसी क्रम में यहाँ काके डैम में हम लोग आए हैं। 2 साल बाद छठ महापर्व की रौनक लौटती नजर आ रही है। बाजार में चहल पहल बढ़ने लगी है, घर घर तैयारी होने लगी है, तो बदहाल छठ घाटों की सूरत बदलने का अभियान भी जोर पकड़ने लगा है। रांची नगर निगम के साथ साथ सामाजिक संगठनों के सदस्य मिलजुल कर छठ घाटों को चकाचक बनाने में जुटे नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी छठ घाटों पर चल रही सफाई अभियान पर संतोष जताया और कोऑर्डिनेशन बढ़ाने पर जोर दिया। छठ घाट तो ठीक है, लेकिन इसके साथ जो बाकी चीजें हैं उसको भी हम लोग देख रहे हैं। जहाँ थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन को लेकर कुछ अभाव बड़े पैमाने में दिख रहा है। तो रांची में छठ महापर्व को सफल बनाने में पूरा प्रशासनिक अमला जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दौरे ने प्रशासनिक तंत्र को और मुस्तैद कर दिया है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अलग अलग जो स्पॉट हैं, खासकर अगर इस काके डैम के अलग अलग इलाकों की बात करें, कहाँ से लोग प्रवेश करेंगे, कहाँ आकर उन्हें पूजा के लिहाज से जो अर्ज दिया जाता है भगवान भास्कर को, उसके लिहाज से भी अगर आप देखें तो कैसे किस लिहाज से यह बेहतर होगा, इसकी एक मुआयना भी वो कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। और इसके बाद कुछ दिशा निर्देश भी हेमंत सोरेन देते हुए नज़र आए यहाँ पर कि कैसे क्या करना है और कहाँ तक लोगों को जाने देना है और कहाँ रोकना है, इसकी एक कोशिश हो रही है। कुछ और भी जो शहर के जो छठ घाट हैं उनका मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निरीक्षण करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। कोडरमा में हुई मालगाड़ी दुर्घटना के पीछे ब्रेक फेल होना मुख्य कारण माना जा रहा है। इस हादसे में किसी की जान तो नहीं गई, पर रेलवे को करोड़ों का नुकसान जरूर हुआ और यात्री बेहद परेशान रहे। एक 180 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ता इंजन और उसके पीछे घिसटता डब्बा। गुरपा के रेलवे स्टेशन पे खड़े इन यात्रियों की नजर जैसे ही अकेले बोगी के साथ दौड़ती बेकाबू इंजन पर पड़ी, निगाहें फटी की फटी रह गई। हजारीबाग से कोयला लादकर दादरी के एनटीपीसी जा रही ये मालगाड़ी लालबाग रेलवे स्टेशन से आगे बढ़ी ही थी, तभी ट्रेन का ब्रेक फेल हो गया। लोको पायलट और गार्ड ने तुरंत कंट्रोल रूम को खबर दी। इमरजेंसी ब्रेक भी काम नहीं कर रहा था। तब तक मालगाड़ी ढलान पर 180 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रही थी। OHI लाइन काटने से मालगाड़ी बेकाबू होकर आगे जा रही यात्री ट्रेन से टकरा सकती थी। तब मालगाड़ी को स्लिप साइडिंग लाइन पर डाइवर्ट किया गया। ये प्लान काम आया। इंजन और एक बोगी आगे जाकर रुक गई, पर पीछे के 53 डब्बे बेपटरी होकर एक दूसरे पर चढ़ बैठे।
गुरपा रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे की ये तस्वीर किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। एक दूसरे पर चढ़ बैठे इन बोगियों के मलबे को देखकर समझा जा सकता है कि हादसे के समय मालगाड़ी की स्पीड कितनी ज्यादा थी। ये गनीमत रही कि ये मालगाड़ी किसी यात्री ट्रेन से नहीं टकराई, वरना हादसा और भयावह हो सकता था। पर मालगाड़ी हादसे के चलते कोडरमा गया रूट पर अप और डाउन लाउन जाम हो गई, क्योंकि मालगाड़ियों के मलबे रेलवे ट्रैक पर चारों ओर बिखर गए थे। हालांकि रेलवे की टीम उस मलबे को ट्रैक से हटाने में जुटी हुई है, पर उसमें अभी भी कई और घंटे लग सकते हैं। तब तक इस रूट से गुजरने वाली कुछ ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है, तो कई ट्रेनें डाइवर्ट हो गई हैं। इससे यात्री परेशान हैं। यहाँ तो पता चला कि ट्रेन, एक तो पहले पता चला कि लेट है, उसके बाद फिर पता चला कि ट्रेन कैंसिल हो गया और हमें कोई इन्फॉर्म नहीं किया गया रेलवे के वजह। रेलवे ने बहुत बार मैसेज किया कि लेट है, बट ये नहीं किया कि कैंसिल हो गया। यहाँ है तो पता चला कि ट्रेन डाइवर्ट कर दिया गया है। तो नियरेस्ट स्टेशन है वहाँ पे एक मालगाड़ी पटरी से उतर गया है, उसके कारण डाइवर्ट कर दिया गया है ट्रेन को। तो अभी शायद बोकारो से उसको डायरेक्ट जसीडी के लिए डाइवर्ट किया गया है, तो इधर कोई ट्रेन अभी है नहीं। कोडरमा गया रूट पर हुए मालगाड़ी हादसे में किसी की जान तो नहीं गई, पर रेलवे और सीसीएल को करोड़ों का नुकसान जरूर हुआ। इसके चलते हजारों यात्री भी परेशान रहे। रितेश लोहानी, न्यूज़ 18, कोडरमा। और अब आप खबर तो समझिए। हजारीबाग टाउन स्टेशन से मालगाड़ी चली। मालगाड़ी को नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन दादरी जाना था और हादसे से पहले मालगाड़ी की स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। मालगाड़ी लालबाग रेलवे स्टेशन से आगे बढ़ी ही थी कि तभी ट्रेन का ब्रेक फेल हो गया। लोको पायलट और गार्ड ने तुरंत ही कंट्रोल रूम को इसकी खबर दे दी। इमरजेंसी ब्रेक भी काम नहीं कर रहा था। OHI लाइन काटने से मालगाड़ी बेकाबू होकर आगे ही चलती जा रही थी। यात्री ट्रेनों से अगर ये गाड़ी टकरा जाती तो इसमें काफी बड़ा हादसा हो सकता था, इसलिए मालगाड़ी को स्लिप साइडिंग लाइन पर डाइवर्ट कर दिया गया। ये प्लान यहां पर काम आया। इंजन और एक बोगी आगे जाकर रुक गई, पर पीछे के जो 53 डब्बे थे वो सभी बेपटरी होकर एक दूसरे पर ही चढ़ बैठे। लेकिन सवाल तब भी उठता है कि ट्रेन का ब्रेक फेल कैसे हुआ? क्या ट्रेन के खुलने के पहले ठीक से जांच नहीं की गई थी? कहीं ट्रेन की स्पीड जरूरत से ज्यादा तो नहीं थी? अगर जांच हुई थी तो फिर गलती कहां से हो गई? और ऐसे गलती से कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। नेटवर्क।